कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे हम जी तो रहे हैं लेकिन जिंदा नहीं हैं। सुबह उठते ही भाग दौड़, काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझने और हर दिन का वही दोहराव। पर एक सवाल अंदर चुपचाप गूंजता है, क्या यही है मेरी जिंदगी? शायद हम में से बहुत से लोग उस एक चीज को मिस कर रहे हैं जिसे जापान की भाषा में कहते हैं इकिगाई, जीने की वजह। आज की ये कहानी उसी तलाश की है, जहां एक लड़का अपने अंदर के खालीपन को लेकर हजारों किलोमीटर दूर एक छोटे से जापानी गांव में पहुंचता है, जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, खुश, शांत और मकसद से भरे हुए। आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जहां हम लाते हैं किताबों को कहानी की शक्ल में, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें और अपने अंदर कुछ बदल पाएं। वो लड़का शहर के कोने में बने एक छोटे से फ्लैट में रहता था। घर नहीं, बस एक जगह जहां वो रात बिताता था। दीवारें सफ़ेद थीं, पर उनमें कोई कहानी नहीं थी। और उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही लगती थी, चुपचाप, बेरंग और बिना आवाज के। हर सुबह उसका अलार्म बजता, तेज, बेरहम आवाज में। वो अलार्म बंद करता, कुछ देर छत को घूरता और फिर वही काम करने के लिए उठ जाता जिससे वो खुद जुड़ा ही नहीं था। कॉरपोरेट ऑफिस की कुर्सी, लैपटॉप स्क्रीन, मीटिंग्स, ईमेल्स और दिन के अंत में बचे हुए खाने के साथ नेटफ्लिक्स। हर दिन ऐसा लगता जैसे वो कोई दूसरा इंसान बनकर जी रहा हो। भीतर कहीं कुछ बोलता था, क्या यही है मेरी जिंदगी? उसके दोस्त वीकेंड पार्टीज में मस्त रहते थे। इंस्टाग्राम पर सबके चेहरे पर हंसी, कहीं ट्रिप्स, कहीं रिश्ते, कहीं नए जूते, और वो बस स्क्रॉल करता रहता। लेकिन हर फोटो के पीछे उसे लगने लगा था, क्या मैं अकेला हूं जिसे ये सब नकली लगता है? कभी कभी वो आधी रात को छत पर चला जाता, शहर की रोशनी देखता, पर उसे उसमें कोई वार्मथ नहीं मिलती थी। उसका मन पूछता, मैं कौन हूं? क्या मैं बस एक एम्प्लॉई हूं? एक नाम, एक पोजीशन, एक सैलरी स्लिप? कभी स्कूल के दिनों में वो गिटार बजाता था। ख्वाब थे लेखक बनने के, घूमने के, कहानियां लिखने के। लेकिन वक्त के साथ सब किसी कोने में धूल खा रहे थे। अब सिर्फ एक्सेल शीट्स थीं और बंद खिड़कियां। और फिर एक रात, जब वो यूं ही यूट्यूब पर बिना सोचे स्क्रॉल कर रहा था, उसने एक डॉक्यूमेंट्री थंबनेल देखा। ओकिनावा, दी आइलैंड ऑफ लॉन्ग लाइफ क्लिक किया। वीडियो में बुजुर्ग लोग दिखे, 90 साल के, 100 साल के, हंसते हुए, बागवानी करते हुए, चाय पीते हुए। उनकी आंखों में सुकून था, जैसे उन्हें पता हो कि वो क्यों जी रहे हैं। वहां एक शब्द बार बार आ रहा था, इकिगाई। उसके हाथ रुक गए। उसने सर्च किया, इकिगाई का मतलब क्या होता है? गूगल ने जवाब दिया, इकिगाई वो वजह जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं। वो पंक्ति थी, पर उसके लिए एक झटका था। वो सोचने लगा, मेरी क्या वजह है? क्या कभी मेरे दिल ने सुबह जागकर कुछ चाहा है? उसने महसूस किया, वो जिंदा था लेकिन जिंदा महसूस नहीं कर रहा था। उसी पल दिल में एक हल्की सी आवाज आई, चलो ढूंढते हैं अपना इकिगाई। शायद जवाब बाहर नहीं, कहीं भीतर ही मिल जाए। और उसने तय किया कि वो निकलेगा उस सफर पर जहां जवाब मिलते हैं, धीरे धीरे और चुपचाप। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो शायद दिमाग से नहीं, दिल से लिए जाते हैं। और उस रात जब वो लड़का अपने बिस्तर पर लेटा था, किसी मोड़ पर थमा हुआ, उसने अपने आप से एक सवाल पूछा था, अगर जिंदगी ऐसे ही चलती रही तो क्या मैं खुश रहूंगा? और दिल से एक आवाज आई, नहीं। बस वहीं से उसकी यात्रा शुरू हो गई। वो काम से छुट्टी लेकर निकल पड़ा, एक साधारण सी फ्लाइट में, कुछ नोट्स और एक छोटा सा बैग लेकर। लोगों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने बस मुस्कुराकर कहा, मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने जा रहा हूं। गंतव्य था जापान का एक छोटा सा द्वीप, ओकिनावा, जहां के लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं, बिना बीमारी, तनाव या अवसाद के। और जहां इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। ओकिनावा पहुंचते ही कुछ बदलने लगा था। हवा में कुछ अलग था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं। लोग धीरे धीरे चलते थे और हर चीज जैसे अपनी रफ्तार में थी, संतुलित, शांत और सजीव। वो एक वृद्ध दंपत्ति से मिला। 90 साल की उम्र में भी दोनों सुबह उठकर बागवानी करते थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं,
लेकिन आंखों में चमक थी। वो मुस्कुराए और बोले, हर दिन हमारे लिए एक तोहफा है, क्योंकि हमें पता है कि हम क्यों जिंदा हैं। लड़का हैरान था। उसने पूछा, आपको कैसे पता कि आप क्यों जी रहे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर बोला, क्योंकि हमारे पास इकिगाई है। उन्होंने बताया, इकिगाई का कोई एक सीधा सा मीनिंग नहीं होता। ये एक मिक्स है। आपका शौक, आपका हुनर, आपकी समाज में ज़रूरत और आपकी कमाई, इन चारों का मेल ही आपका इकिगाई बनता है। शौक, जिसे आप दिल से करना चाहते हैं। हुनर, जिसमें आप अच्छे हैं, समाज की ज़रूरत, जिससे दूसरों को फ़ायदा होता है, रोज़गार, जिससे आपका जीवन चलता है। जहाँ ये चारों बातें एक जगह मिलती हैं, वहीं इकिगाई जन्म लेता है। लड़का चुपचाप सुन रहा था। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी का मकसद एक्सेल शीट्स में नहीं, बल्कि उन चीज़ों में छुपा है जिन्हें वो बचपन से प्यार करता आया है, जैसे लिखना, कहानियाँ सुनाना और इंसानों की भावनाओं को समझना। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि मकसद को ढूंढना कोई ताज़ा ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये एक पुरानी जापानी कला है, जीने की। उस रात ओकिनावा की एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में बैठा हुआ लड़का एक कॉपी और पेन लेकर बैठा। बाहर हवा में समंदर की खामोशी थी और भीतर उसके दिल में एक नई हलचल। उसने उस वृद्ध व्यक्ति की कही बातों को याद किया, जहां तुम्हारा शौक, तुम्हारा हुनर, समाज की जरूरत और जीवन चलाने का साधन एक साथ मिलते हैं, वहीं इकिगाई होता है। उसने पेज पर 4 कोने बनाए और लिखना शुरू किया। शौक, मुझे कहानियां पसंद हैं। लिखना, बोलना और किसी की आंखों में भाव जगाना। कभी कभी जब मैं किसी को अपनी बातों से मुस्कुराते देखता हूं तो लगता है यही है मेरी सच्ची खुशी। हुनर, मैंने कभी सीखा नहीं, लेकिन स्कूल में निबंध प्रतियोगिता जीतता था। कॉलेज में थिएटर किया, दोस्तों को स्पीच लिखकर देता था। शायद मैं बोल और लिख सकता हूं। समाज की जरूरत, इस भागती जिंदगी में लोग सुनना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो दिल से निकली हो। शायद उन्हें कोई चाहिए जो कहे कि तुम अकेले नहीं हो। रोजगार, अब तक तो एक्सेल शीट्स से चलता था, पर क्या ऐसा कुछ हो सकता है जहां मैं कहानियां सुनाकर भी जिंदगी चला सकूं? वो पन्ना भर चुका था, लेकिन उसका मन अब थोड़ा हल्का लग रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका मकसद कोई जादू नहीं है जो अचानक प्रकट हो, बल्कि एक तस्वीर है जो धीरे धीरे इन 4 रंगों से बनती है। उसे याद आया, जापान के बुजुर्ग क्या कहते हैं, इकिगाई हर किसी के अंदर होता है, पर वो तब तक नहीं दिखता जब तक हम खुद से सवाल नहीं करते। वो कई सालों से भाग रहा था, काम, जिम्मेदारी, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के पीछे, लेकिन आज पहली बार वो रुककर खुद के भीतर झांक रहा था। शायद यही रुकना उसकी जिंदगी का पहला सच्चा कदम था। फिर उसने कॉपी बंद की, दीपक बुझाया और पहली बार बिना किसी डर के नींद आई। अगली सुबह सूरज हल्का सा बादलों के पीछे छुपा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताजगी भी थी, जैसे कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। लड़का गांव के बीचों बीच बने छोटे से सामुदायिक केंद्र पहुंचा, जहां कुछ बुजुर्ग महिलाएं फूलों की माला बना रही थीं, कुछ लोग लकड़ी की चीजें तराश रहे थे और बच्चे अपने दादा दादी की गोद में हंसते मुस्कुराते खेल रहे थे। वहां एक बुजुर्ग ने उसे पास बुलाया और कहा, इकिगाई को जानना आसान है, लेकिन उसे जीना एक कला है, और इस कला के 4 स्तंभ होते हैं। स्तंभ 1, रहें सक्रिय। कभी रिटायर मत हो। ओकिनावा में कोई भी इंसान खुद को बेकार नहीं समझता। 90 की उम्र में भी वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे वो बागवानी हो, सिलाई हो या बच्चों को कहानियां सुनाना। वो बुजुर्ग बोले, काम से नहीं, उद्देश्य से जुड़ो, ताकि हर सुबह का मतलब हो। लड़के को याद आया, वो तो 25 की उम्र में ही अंदर से थक चुका था, क्योंकि उसका काम सिर्फ तन से था, मन से नहीं। पिलर 2, फ्लो में रहो। हर दिन कुछ ऐसा करो जिसमें खो जाओ। जब हम ऐसा कुछ करते हैं जिसमें टाइम का पता ना चले, तो हम फ्लो में होते हैं। ओकिनावा के लोग ऐसे कामों में लगे रहते हैं जिसमें वो खुद को खो देते हैं, लेकिन खोकर खुद को ही पा लेते हैं। लड़का सोचने लगा, जब मैं लिखता हूं या किसी को कहानी सुनाता हूं तो टाइम रुक जाता है। शायद वही मेरा फ्लो है। पिलर 3,
छोटे रिश्ते, बड़ी खुशी, इकिगाई सिर्फ अकेले नहीं बनता, वो मिलकर जीने से बनता है। गांव में हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता था। हर शाम लोग साथ बैठते, खाना बांटते और बिना फोन के बातें करते। लड़का मुस्कुराया। शहर में तो हजारों फॉलोअर्स थे, लेकिन सुनने वाले कोई नहीं थे। पिलर फोर्स, हर दिन कुछ नया सीखो। जिनकी उम्र 100 के पार थी, वो अब भी नई चीजें सीखते थे। जैसे किसी ने ओरिगामी बनाना शुरू किया, तो किसी ने आज पहली बार मोबाइल चलाना सीखा। वो बोले, इकिगाई ठहराव में नहीं है, वो हर दिन की हलचल में है, जो तुम्हें बड़ा बनाती है। उस दिन लड़के ने महसूस किया कि जिंदगी में मकसद कोई दूर खड़ा इंतजार करता स्वर्ग नहीं होता, बल्कि वो हर दिन की छोटी छोटी निर्मल शांत आदतों में होता है। शाम को जब वो समंदर किनारे बैठा, तो पहली बार अंदर और बाहर दोनों शांत थे। ओकिनावा में रहते हुए कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन लड़के को ऐसा लगने लगा था जैसे वक्त धीमा नहीं, गहरा हो गया है। यहाँ की सुबह अलग थीं, न शोर न भागम भाग। लोग सूरज के साथ जागते, हंसते हुए ग्रीन टी पीते और दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से होती। वो एक बुजुर्ग महिला से मिला जो 102 साल की थी। धीरे चलती थी, पर मुस्कुराहट में जान थी। उसने पूछा, आप इतनी उम्र में भी इतनी खुश कैसे रहती हैं? वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं कभी भी अकेली नहीं रही। हमारा समुदाय ही हमारी ताकत है। लेसन वीन, मोई, मोआई, अपनापन और साथ ओकिनावा के लोग मोआई नाम की एक परंपरा निभाते हैं, जहां कुछ लोग बचपन से मिलकर एक छोटा ग्रुप बनाते हैं और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं। खुशी हो या दुख, बीमारी हो या अकेलापन, ये लोग हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं। लड़के ने सोचा, हम तो ज्यादातर अकेले जीते हैं और तब तक किसी को याद नहीं करते जब तक काम ना हो। ओकिनावा ने उसे सिखाया कि इकिगाई सिर्फ खुद से नहीं, बल्कि किसी के साथ से भी जुड़ा होता है। लेसन 2, एंटी फ्रैजाइल बॉडी। धीरे खाओ, जीते रहो। वहां के लोग एक कहावत मानते हैं, हारा हाचिबू, यानी 80% पेट भरते ही खाना बंद कर दो। न तो वो लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, न ही दिन भर बैठे रहते हैं। छोटे छोटे कदम चलते हैं, खुद सब्जियां उगाते हैं और हर चीज को समय देकर करते हैं। लड़का सोचता रहा, हमारी जिंदगी तो फास्ट फूड जैसी है, तेज, तली हुई और जल्दबाजी। लेकिन ओकिनावा में जिंदगी स्लो कुक्ड थी, धैर्य, स्वाद और शांति से भरी। लेसन 3, नेचर के साथ रिश्ता। ओकिनावा में हर घर के बाहर पेड़ थे, हर बालकनी में पौधे। लोग धरती से जुड़े थे, जैसे जमीन के रंग उनके मन में उतर चुके थे। बच्चे मिट्टी में खेलते थे, बुजुर्ग फूलों से बात करते थे। लड़का हैरान था, हमारे शहर में तो पौधे भी प्लास्टिक के होते हैं। उसे एहसास हुआ कि इकिगाई का मतलब सिर्फ पर्पस पाना नहीं, बल्कि प्रकृति से फिर से रिश्ता जोड़ना भी है। लेसन 4, दिल से की गई सेवा। सबसे गहरा इकिगाई ओकिनावा के लोग एक दूसरे की सेवा बिना दिखावे के करते हैं। बुजुर्ग बच्चों की देखभाल करते हैं, बच्चे बुजुर्गों की बातें सुनते हैं। एक दिन उसने देखा, एक 96 साल का आदमी 85 साल की बीमार पत्नी को हाथ पकड़कर धीरे धीरे मंदिर तक ले जा रहा था। वो लड़का कुछ देर तक उन्हें देखता रहा और उसकी आंखों में नमी आ गई। शायद इकिगाई का सबसे सच्चा रूप है किसी और के लिए जीना। उस शाम समंदर की लहरों के बीच बैठा वो लड़का अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहा था। अब तक वो जिंदगी को समझने निकला था, लेकिन अब वो उसे जीना सीख रहा था। कुछ हफ्ते ओकिनावा में बिताने के बाद वो लड़का अब वापस लौटने वाला था, पर यह वापसी वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। पहले वो शहर लौटता था, थका हुआ, खोया हुआ, उलझा हुआ, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी, मन में सुकून और दिल में एक नई दिशा। एयरपोर्ट से निकलते ही शहर की भीड़, शोर और तेज भागती गाड़ियां उसे दोबारा उसी पुरानी दुनिया में खींचने लगीं। लेकिन वो अब वही इंसान नहीं रहा था। उसने एक वादा किया था खुद से कि वो अब बिना वजह के नहीं जिएगा। उसने खुद से 4 सवाल पूछे, हर सुबह उठकर। 1, मैं क्या करता हूं जिससे मुझे सच्ची खुशी मिलती है? दूसरा, क्या उस काम में मैं अच्छा हूं या अच्छा बन सकता हूं? तीसरा, क्या ये किसी और की ज़रूरत पूरी करता है? चौथा, क्या मैं इससे अपना जीवन चला सकता हूं? हर बार जवाब थोड़ा साफ होता गया। उसे एहसास हुआ कि उसे कहानियां सुनाना पसंद है।
उसे लिखना, बोलना और दूसरों की जिंदगी को छूना अच्छा लगता है। वो अब नौकरी से छुट्टी नहीं मांगता था, बल्कि अपने समय को दो हिस्सों में बांटने लगा। एक हिस्सा जरूरी काम, ताकि पेट चलता रहे। दूसरा हिस्सा अपनी आत्मा के काम के लिए। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखता, थोड़ा रिकॉर्ड करता और लोगों को सुनाता। धीरे धीरे उसकी आवाज को पहचान मिलने लगी। आंसर नहीं होता, वो एक जीवित चीज है जो हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में सांस लेती है। जब हम वो करते हैं जो दिल कहता है, जब हम धीरे चलते हैं लेकिन रुकते नहीं, जब हम सेवा को दिखावा नहीं आदत बनाते हैं, जब हम रोज कुछ नया सीखते हैं, तो इकिगाई खुद ब खुद हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अब वो लड़का पहले जैसा नहीं था। उसकी जिंदगी इंस्टाग्राम के फिल्टर्स से नहीं चलती थी, बल्कि हर सुबह उठकर खुद से पूछे गए सवाल से शुरू होती थी। मैं आज क्यों जी रहा हूं? और अब हर सुबह उसका जवाब होता था, क्योंकि मुझे जीने की वजह मिल गई है। जिंदगी की सबसे सुंदर बातें हम अक्सर उन्हें समझते हैं जब हम रुकते हैं। भागते भागते जब थक जाते हैं तो दिल धीरे से फुसफुसाता है, अब मेरी भी सुन लो। उस लड़के ने भी यही किया था। वो रुक गया, भीतर झांका, खुद से बात की और फिर कुछ ऐसा पाया जो शायद दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, अपना इकिगाई। अब उसकी जिंदगी वैसी ही है जैसे पहले थी। काम भी है, जिम्मेदारियां भी, थकावट भी, लेकिन अब एक फर्क है। हर सुबह वो मकसद के साथ उठता है। हर काम में वो अब कुछ गहराई तलाश करता है। हर इंसान में अब वो कहानी देखता है। इकिगाई ने उसे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि किसी वजह से जीने के लिए मिली है। कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन का अनुभव है जो हम प्यार से, ध्यान से और सेवा से जीते हैं। और सबसे जरूरी कि हम सबके अंदर इकिगाई पहले से मौजूद है। बस हमें उसकी आवाज को सुनना आना चाहिए। आप जो ये कहानी सुन रहे हैं, शायद आप भी उसी दौर से गुजर रहे हो जहां सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम। शायद आप भी हर दिन की भीड़ में अपने आप को खोते जा रहे हो। लेकिन रुकिए, बस एक पल के लिए अपने आप से पूछिए, मैं आज क्यों जी रहा हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे दिल को सुकून दे? क्या मैं किसी के काम आ रहा हूं? शायद शुरुआत में जवाब ना मिले, पर सवाल पूछते रहिए, क्योंकि यही सवाल आपको धीरे धीरे आपकी इकिगाई की ओर ले जाएंगे। और जब वो मिल जाएगी ना, तो दुनिया की कोई चीज फिर अधूरी नहीं लगेगी। अगर आप ये सुनते सुनते थोड़ा भी ठहरे, कुछ भी महसूस किया, तो यकीन मानिए आपने भी अपने भीतर कुछ हलचल सी महसूस की होगी। इकिगाई कोई किताब नहीं, ये एक एहसास है जो हर किसी के अंदर होता है। बस कभी कभी वो आवाज धीमी पड़ जाती है। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब कोई ऐसी ही कहानी आए तो आप उसे मिस न करें। अगली कहानी में हम मिलेंगे इकिगाई की ही तरह एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ, जहां हम फिर से खोजेंगे अपने आप को थोड़ा और गहराई से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने सवालों को दबाइए मत, क्योंकि उन्हीं में छुपा है आपका असली जवाब। मिलते हैं अगले वीडियो में।